lecture, we are taking the three subtopic of the chapter Plant Kingdom. First one is importance of algae. Then we are moving to the chlorophyceae and phaeophyceae of the Plant Kingdom chapter. The first topic is importance of algae. We know that algae is chlorophyllous organism which perform the photosynthesis, and mostly algae is present in the water. That is, algae belongs to the aquatic habitat. So being photosynthetic in nature, this algae reduce the carbon dioxide from atmosphere and evaporate the oxygen. It is estimated that at least 50%, that is half of the carbon dioxide which is present on the earth is reduced by algae. पूरी जमीन के ऊपर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कम से कम 50% कार्बन डाइऑक्साइड यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ अमाउंट सिर्फ अलगी ही रिड्यूस कर देती है. ये कम से कम एस्टिमेशन है. हालांकि अगर आप देखेंगे मैक्सिमम तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड अलगी रिड्यूस करती है एंड एटलीस्ट मिनिमम 50% कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे रिडक्शन के दो मीनिंग हैं. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और अलगी ने CO2 को अपने अंदर ले लिया है, तो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, मींस रिड्यूस हो गया. सेकंड मीनिंग ये लिया जाएगा कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गेट एंटर इनसाइड द अलगी, then hydrogen is added in the chloroplast. This is technically called as reduction process. Okay. Next thing, when algae takes carbon dioxide from atmosphere, then in return to this, algae give out which gas? Oxygen gas. So when oxygen is released by the aquatic algae, that oxygen get dissolved into the water in which algae is present. So algae produce oxygen which get dissolved in its immediate environment. ये वर्ड बुक में लिखा हुआ है immediate environment. इसका मतलब ये होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट, यानी जहां पर अलगी प्रेजेंट है जस्ट उसके आसपास के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी क्योंकि आसपास का एनवायरमेंट वाटर है. तो डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूसेस. फोटोसिंथेसिस के तीन मीनिंग होते हैं. पहला रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, एंड थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल. सो व्हेन फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय द algae, then along with reduction of carbon dioxide, evaluation of oxygen, algae also synthesize the food material inside itself, and on this food material all the aquatic animals are dependent either directly or indirectly. सपोज कीजिए कि अलगी ने अपने अंदर फूड प्रिपेयर किया है, तो इस फूड को सबसे पहले जू प्लैंक्टॉन्स यानी वेरी स्मॉल एनिमल्स जो वाटर में होते हैं, ये जू प्लैंक्टॉन डायरेक्टली अलगी को फीड करेंगे यानी खाएंगे. जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस खाएगी, तो स्मॉल फिशेस भी अलगी पे डिपेंडेंट है बट इनडायरेक्टली. जू प्लैंक्टन अलगी पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली. ओके, फिर लार्ज फिशेस स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करेगी. इस तरह से वाटर में कंप्लीट फूड चेन फॉर्म हो जाएगी. और इस फूड चेन को सबसे पहले शुरू किसने किया? अलगी ने. अगर अलगी फूड प्रिपेयर नहीं करती तो जू प्लैंक्टन को नहीं मिल पाता फूड. जू प्लैंक्टन को नहीं मिल पाता तो स्मॉल फिशेस जू प्लैंक्टन का शिकार नहीं करती. तो बेसिस ऑफ फूड फॉर्म बाय द अलगी, दैट्स व्हाई अलगी इज आल्सो कॉल्ड एज PP, मींस प्राइमरी प्रोड्यूसर. सबसे पहले फूड जो अपने अंदर प्रिपेयर करता है उसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं. और प्राइमरी प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया सॉइल पर पाए जाते हैं. बहुत कम अमाउंट ऑफ फूड वो अपने अंदर प्रिपेयर करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म. Algae is also one of the chlorophyllous.
In case of aquatic ecosystem, algae act as a primary producer and it will form the food cycle in aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem, तो पानी में जितने एनिमल्स होते हैं वो सब के सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलगी पर ही डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए या अपने एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए. फूड को ही एनर्जी रिच कंपाउंड भी कहा जाता है. So these are the importance of algae as being photosynthetic in nature. Now next thing, algae can produce some economically important product. For example, hydrocolloidal substances. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और कोलाइड यानी वाटर को जमा कर देना या वाटर को फ्रीज कर देना. हाइड्रोकोलाइडल substances are also called as the substance which having water holding capacity. जिन सब्सटेंस के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है उन्हें हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉलीथीन कंसीडर कर सकते हैं. तो पॉलीथीन वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करने देती, मतलब पॉलीथीन भी वाटर कोलाइडल सब्सटेंस है और हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है. लेकिन अलगी से जो नेचुरल प्रोडक्ट निकाले जाते हैं जिन्हें स्पेशली वाटर कोलाइडल सब्सटेंस कहा गया, उनमें से एक एग्जाम्पल है अल्जिन and the second example is carrageen. Algin is isolated from brown algae which is common name of Phaeophyceae, and carrageen is isolated from the red algae. It is a common name of Rhodophyceae. इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम Rhodophyceae which type of hydrocolloidal substance can be isolated. Rhodophyceae से कौन सा हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस निकाला जाता है? तो Rhodophyceae मतलब रेड अलगी और रेड अलगी से कैराजिन आइसोलेट होगा. इसी तरह ब्राउन अलगी मतलब Phaeophyceae, Phaeophyceae से अल्जिन आइसोलेट होगा. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट और commercially important hydrocolloidal substances. Next economic important is from some members of the algae, agar powder is isolated. Agar. This agar is one of the polysaccharide, and agar act as a solidifying agent. Solidifying एजेंट मतलब ये जो अगार पाउडर होता है ये किसी भी लिक्विड को जमा देता है, जेली लाइक कर देता है, मतलब वाटर को सॉलिडिफाई कर देता है. अगार एक पॉलीसैकेराइड की टाइप है, ये आपको याद रखना है. एंड दिस अगार इज आइसोलेटेड फ्रॉम द टू मेंबर्स ऑफ द रेड अलगी. देखिए रेड अलगी के दोनों मेंबर्स हैं जिनसे अगार पाउडर आइसोलेट किया जाता है. एक मेंबर का नाम है गैलिडियम और दूसरे मेंबर का नाम है ग्रेसिलेरिया. गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया बोथ आर बिलोंग्स टू द क्लास Rhodophyceae. Okay, and Rhodophyceae is also called as red algae. So from these two members of the red algae आपको नाम रट लेना है, नाम बार बार रिवाइज करते जाना है ताकि आपके दिमाग में आपकी जबान पर यह नाम फ्री हो जाए. गैलिडियम ग्रेसिलेरिया रिवाइज करते जाइए. गैलिडियम ग्रेसिलेरिया belongs to red algae, and from these two member which substance is isolated? Agar powder is isolated, and this agar is used for the preparation of nutrient medium.
प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम किसे कहते हैं, ये मैं एक लेक्चर में आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जब हम किसी बैक्टीरिया को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करते हैं या फंजाई को लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, टिश्यू कल्चर परफॉर्म करने के लिए प्लांट से लिए गए शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स को भी ग्रो करना पड़ता है। सेल्स को ग्रो करने के लिए हर वो न्यूट्रिएंट चाहिए जो नेचुरल सोर्सेस से उस सेल को मिलता जा रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में कॉनिकल फ्लास्क में या फिर बीकर में ऐसा आर्टिफिशियल फूड प्रिपेयर करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक एलिमेंट, विटामिन, ग्रोथ हार्मोन यानी हर वो कंटेंट मौजूद हो जो सेल के डिवाइडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सब न्यूट्रिएंट से बने हुए आर्टिफिशियल फूड को न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। अगर आप इस न्यूट्रिएंट मीडिया में अगार पाउडर ऐड करते हैं तो न्यूट्रिएंट मीडिया सेमी सॉलिड हो जाता है, जेल की तरह हो जाता है, जिसके ऊपर यानी सरफेस पर बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट सेल की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा विग्रस होती है यानी फास्ट होती है। ओके, तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया यू कैन ऐड द अगार पाउडर फॉर सेमी सॉलिडिफिकेशन। सेकेंड थिंग, अगार पाउडर कैन ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम। जब आप लोग आइसक्रीम कंज्यूम करते हैं तो देखते हैं कि आइसक्रीम भी सेमी सॉलिड होता है, कंप्लीटली लिक्विड नहीं बन पाता। अगर आप उसको फ्रीजर में से भी निकालेंगे तब भी कुछ देर तक के आइसक्रीम आपका सेमी सॉलिड रहेगा। हाँ, कंटिन्यूअसली अगर उसको हाई टेम्परेचर मिलता जाता है तब वो धीरे धीरे करके बहुत ही स्लोली लिक्विड में कन्वर्ट होता है, बट मोस्टली इट इज सेमी सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अगार पाउडर। नेक्स्ट, agar powder also used in preparation of jellies। मैप्रो कंपनी के कुछ चॉकलेट्स आते हैं, जैसा फेरेरो चॉकलेट है, वो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, आपने भी कई मर्तबा यूज किया होगा। तो दैट फेरेरो चॉकलेट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ जेल। तो जेलीज आर आल्सो प्रोड्यूसेस बाय यूजिंग ऑफ अगार पाउडर। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में ये दो सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक है हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंसेस अल्जिन कैराजिन, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में दूसरा है अगार पाउडर विच इज पॉलीसेक्राइड आइसोलेटेड फ्रॉम गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, आइसक्रीम एंड जेलीज। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, some members of algae can be directly used as a food. For example, ये तीन नाम है, तीनों नाम भी आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। पोरफायरा, सेकंड इज लेमिनारिया एंड थर्ड वन इज सार्गेसम। तो पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सार्गेसम, ये तीन उन 70 स्पेसीज में से तीन मेंबर ये हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली एज अ फूड यूज करते हैं। तो दिस थ्री आर अमंग दो 70 स्पेसीज विच आर डायरेक्टली यूज्ड एज अ फूड मटेरियल। ओके, नेक्स्ट, अलगी के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरेला। दिस क्लोरेला इज अ यूनिसेल्यूलर अलगी बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, मतलब ये क्लोरेला ग्रीन अलगी का मेंबर होता है। ग्रीन अलगी का साइंटिफिक नेम है क्लोरोफाइसी। सो फ्रॉम दिस क्लोरेला वी कैन आइसोलेट द प्रोटीन। दिस क्लोरेला एक्ट एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए क्लोरेला को रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एंड दिस प्रोटीन कैन बी यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपी। जैसा हम लोग एग्जाम होते हैं बोर्ड के,
तो एक मेन आंसर शीट हमको लिखने के लिए मिलती है। अगर वो मेन आंसर शीट खत्म हो जाए तो हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशनल। यहां पर अगर किसी पर्सन को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या किसी पर्सन को अपने बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, तो फूड तो वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, फ्रूट भी कंज्यूम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एडिशनल पाउडर लिए जाते हैं। आपने कई स्पोर्ट्समैन को देखा है या एथलीट्स को देखा है, या जो लोग जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो वो प्रोटीन का एडिशनल सप्लीमेंट भी कंज्यूम करते जाते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको दूध में हॉर्लिक्स, बूस्टर वगैरह मिक्स करके दिया जाता है। तो ये जो हॉर्लिक्स है, बूस्टर है या प्रोटीन के पाउडर्स हैं, ये सब फूड सप्लीमेंट होते हैं जो आपके बॉडी को, आपके मसल्स को, आपकी हाइट को, आपकी ग्रोथ को एनहांस करने में मदद करते हैं। So food supplement in the form of protein is isolated from the chlorella, and this food supplement is most commonly used by space travelers। जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, स्पेस में ट्रैवल करते हैं, वो ज्यादातर फूड मटेरियल हमारी तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उनको मेन फूड मटेरियल चाहिए जो डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। सो दिस स्पेस ट्रैवलर यूज द सिंगल सेल प्रोटीन। अब क्योंकि क्लोरेला यूनिसेल्यूलर है और प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसलिए क्लोरेला को SCP भी कह सकते हैं, यानी सिंगल सेल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट होता है उसे कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। सो दिस आर ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द algae। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर क्लासिफाइंग द algae so that this algae having actually 11 classes, but in our syllabus only 3 classes of the algae has been given. First one is Chlorophyceae. Second class of the algae is Phaeophyceae, and the third class of the algae is Rhodophyceae। ओके, तीनों क्लासेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स, बॉडी फॉर्म, यानी एक क्लास है फॉर एग्जांपल क्लोरोफाइसी, उसके जो मेंबर्स हैं, सैकड़ों मेंबर्स हैं, मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर है। मल्टी सेल्यूलर है तो फिलामेंटस है या कॉलोनियल है, ये सब बॉडी फॉर्म में इंक्लूड होता है। पहले कुछ जनरल डिफरेंसेस इसके ऊपर मैं लिख दूं ताकि आप इसको याद करने में थोड़ी जल्दबाजी करें। तो क्लोरोफाइसी इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन algae. Phaeophyceae is also called as brown algae, and at the same time Rhodophyceae is also called as red algae. Okay, तो R से Rhodophyceae होता है और R से ही red होता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। Chlorophyceae ग्रीन algae, Phaeophyceae ब्राउन algae, Rhodophyceae रेड algae। क्लोरोफाइसी को ग्रीन algae इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोफाइसी एक क्लास है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, सभी मेंबर का कलर ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफाइसी में 2 पिगमेंट प्रीडोमिनेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क ग्रीन कलर एंड क्लोरोफिल बी is responsible for light green color। more or less दोनों भी पिगमेंट ग्रीन कलर प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए क्लोरोफाइसी के मेंबर्स का कलर ग्रीन होता है। लेकिन जब आप फियोफाइसी में आएंगे तो फियोफाइसी के कुछ मेंबर्स, ज्यादातर मेंबर बल्कि ऐसे हैं जिनका कलर ब्राउन होता है। क्यों ब्राउन होता है? क्योंकि फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ साथ क्लोरोफिल सी मॉलिक्यूल होता है। ये डिफरेंस आ गया क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी में। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ कौन है? क्लोरोफिल बी। लेकिन फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ होता है क्लोरोफिल सी।
along with chlorophyll C, carotenoid pigments and xanthophyll pigments are also present. फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बच्चों हमने देखा कि xanthophyll is responsible for yellow coloration and one additional and characteristic pigment is present in the members of Phaeophyceae, and that characteristic pigment is fucoxanthin. कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट का मतलब होता है कि ऐसा पिगमेंट जो सिर्फ फियोफाइसी के मेंबर्स में ही पाया जाएगा, क्लोरोफाइसी के मेंबर में नहीं, रोडोफाइसी के मेंबर में नहीं, मिक्सोफाइसी के मेंबर में नहीं, किसी भी क्लास के अंदर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट नहीं रहेगा सिवाय फियोफाइसी के. ओके, तो डिफरेंट शेड्स होते हैं अलगी के मेंबर्स में, यानी फियोफाइसी के मेंबर में, ऑलिव ग्रीन टू द ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ xanthophyll. तो वो हम जब डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें स्टडी करेंगे. रेड अलगी, इन दिस रेड अलगी क्लोरोफिल ए पिगमेंट इज प्रेजेंट. क्लोरोफिल ए तो अलगी में रहेगा ही रहेगा क्योंकि क्लोरोफिल ए प्रिंसिपल पिगमेंट है. बगैर इस पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस ही परफॉर्म नहीं हो पाएगा. इसीलिए तीनों क्लासेस में कॉमन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, लेकिन इसके साथ में कौन सा पिगमेंट है वो डिसाइड करता है कलर ऑफ द अलगी. यहां पर क्लोरोफिल ए के साथ साथ प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन. फाइको का मतलब क्या होता है बच्चों? अलगी. स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी. तो फाइको मींस अलगी, और इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड. मींस द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलरेशन is called as phycoerythrin. अभी आपकी बुक में R phycoerythrin लिखा हुआ है, तो ये स्मॉल r का मतलब होता है रेड अलगी. ओके, सो रेड अलगी कंटेन phycoerythrin पिगमेंट. ये एकदम बेसिक डिफरेंसेस हैं तीनों क्लासेस के दरमियान. इनके अलावा और भी कई डिफरेंसेस हैं जो हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट अस मूव ऑन द मोर डिटेल रिगार्डिंग टू द फर्स्ट क्लास ऑफ द अलगी, and the name is Chlorophyceae. ओके, जो पॉइंट्स हमको डिस्कस करना है वो हम साइड हेडिंग टाइप में यहां पे बना के रख देते हैं. सबसे पहले बच्चों हमको स्टडी करना है पिगमेंट्स, पिगमेंट एंड कलर. सेकंड साइज एंड फॉर्म. ओके, थर्ड हमको स्टडी करना है टाइप ऑफ फूड मटेरियल विच इज स्टोर्ड इनसाइड द अलगी. फोर्थ हमको स्टडी करना है रिप्रोडक्शन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई मर्तबा बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं वो है एग्जाम्पल्स, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो अब व्हाइट कलर से हम डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना शुरू करते हैं. सो फर्स्ट सब टॉपिक इन द क्लोरोफाइसी इज पिगमेंट एंड कलर. जैसा मैं पहली बोर्ड के ऊपर लिखा हूं कि क्लोरोफाइसी इज ग्रीन इन कलर. मोर अप्रोप्रिएटली द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉल्ड एज ग्रास ग्रीन इन कलर due to presence of chlorophyll A and chlorophyll B pigment. These chlorophyll A and chlorophyll B pigment are present in the chloroplast. ये तो एक जनरल कंसेप्ट है, हमने फोटोसिंथेसिस में भी स्टडी किया कि भाई क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं स्ट्रोमा और ग्रेना. स्ट्रोमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क रिएक्शन बट ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट रिएक्शन. तो जो ग्रेना की थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट गड़े हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. सो दिस पिगमेंट आर एम्बेडेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. लेकिन क्लोरोफाइसी के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उन मेंबर में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है. कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें डिस्क के जैसा क्लोरोप्लास्ट है, मींस डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट. कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हैं. कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें
रेटिक्यूलेट शेप क्लोरोप्लास्ट है, कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट है, रिबन शेप्ड इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपको वेरिएशन इन द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट याद रखना है कि भाई क्लोरोप्लास्ट के शेप का वेरिएशन जो होता है वो क्लोरोफाइसी में होता है, फियोफाइसी में वेरिएशन नहीं रहेगा, रोडोफाइसी में भी वेरिएशन इन क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा। ओके, so this point is regarding the pigment and color. Chlorophyce is also called as grass green algae. Chlorophyll A and chlorophyll B pigment are present in the chloroplast and these are the different shapes of the chloroplast. शेप भी आपको बार बार रिवाइज करना है, याद रखना है, एक पॉइंट भी, एक वर्ड भी आपको मिस नहीं करना है बच्चों, अगर आप नीट में बहुत अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो डिस्क्वाइड शेप, कप शेप, रेटिकुलेट शेप, स्पाइरल शेप एज वेल एज ribbon are the shape of chloroplast. Now second point is size and form, यानी क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उनकी साइज कितनी होती है और उनके फॉर्म कौन से होते हैं। तो याद रखिए कि सम मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूनिसेल्यूलर, फॉर एग्जांपल कैलामाइडो मोनास, मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि ये नाम बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। सेकंड एग्जांपल आप इसमें क्लोरेला भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोरेला बुक में दिया हुआ नहीं है, इसीलिए, पर एक माइंड में याद रखिए अगर क्वेश्चन में पूछा गया तब। तो कैलामाइडोमोनास इज अ यूनिसेल्युलर मेंबर ऑफ द algae. Some member of the chlorophyce having multicellular body. मल्टीसेल्यूलर यानी अलगी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है। अब अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, पहला ऑप्शन सेल्स लाइन में अरेंज है, दूसरा ऑप्शन सेल्स ग्रुप में अरेंज है। अगर सेल्स बहुत सारे हैं लेकिन लाइन में अरेंज हैं तो इसे कहते हैं मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म, और अगर सभी सेल ग्रुप में अरेंज हैं तो इसे कहते हैं मल्टीसेल्यूलर कॉलोनियल फॉर्म। मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल आप ले सकते हैं यूलोथ्रिक्स, ओके, एंड मल्टीसेल्यूलर कॉलोनियल फॉर्म का आप एग्जांपल ले सकते हैं वॉलवॉक्स। तो ये पॉइंट आएंगे साइज एंड फॉर्म के अंदर। सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का साइज माइक्रोस्कोपिक रहेगा, मल्टीसेल्यूलर का साइज मैक्रोस्कोपिक रहेगा। यानी मैक्रोस्कोपिक आप डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर को आप डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस के एग्जांपल यूलोथ्रिक्स याद रखिएगा, मल्टीसेल्यूलर कॉलोनियल फॉर्म का एग्जांपल वॉलवॉक्स। Next characteristic is the food material. Which type of food material is stored in the members of chlorophyce? तो याद रखिए कि food material are of two types. First, some food material are stored in the form of a special triangular body. That triangular body is called as pyrenoid, and pyrenoid is situated in the chloroplast. ये पैरानोइड का लोकेशन होता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पायरेनोइड ट्रायंगुलर शेप बॉडी होती है, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि कहां पर होती है, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। एंड दिस पायरेनोइड इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, वॉल ऑफ द पायरेनोइड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड इनसाइड द ट्रायंगल स्टार्च इज प्रेजेंट। सो प्रोटीन और स्टार्च दो चीज से मिलकर के ये पायरेनोइड बना होता है। सो टाइप ऑफ फूड मटेरियल स्टोर्ड इज प्रोटीन एंड starch. These two food material are present inside the pyrenoid and pyrenoid is located in the chloroplast. Second type of food material in the members of chlorophyce is oil droplets. Oil droplets. And these oil droplets are directly present in the cytoplasm of the cell.
साइटोप्लाज्म में कौन सा फूड होता है और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा फूड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इन साइटोप्लाज्म ऑयल ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट पायरेनॉइड आर प्रेजेंट which encloses starch and bounded by the protein boundary. Next is reproduction. ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए एग्जाम्पल्स को मैं यहां से रब करता हूं, आगे हम लोग इसको देखेंगे स्पेस कम होने की वजह से। सो रिप्रोडक्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इन द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी three type of reproductions are present. Vegetative reproduction, second type is asexual reproduction यानी जिसमें गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ओके, एंड थर्ड वन इज sexual reproduction which occur due to fusion of the gamete. फ्यूजन ऑफ गैमेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो चलिए एक एक रिप्रोडक्शन का थीम हम देख लेते हैं। इन द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स। इसको और मैं सिंपल चार्ट में बना देता हूं ताकि आपको आसानी से याद रहे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. And you know that what is fragmentation. If you have multicellular algae and one of the piece get detached, one of the fragment get detached, that detached piece or fragment after germination produces the new thallus. So formation of new thallus or formation of new organism from pre-existing one is called as reproduction. और ये reproduction कौन से method से हुआ है? Fragmentation से. So fragmentation is type of the vegetative reproduction. Second, vegetative reproduction in chlorophyce is occur due to different type of spores. Different types of spores. Budding process से भी vegetative reproduction हो सकता है, binary fission से भी vegetative reproduction हो सकता है. Second type of reproduction in the members of chlorophyce is asexual reproduction, and this asexual reproduction is occur due to presence of zoospore which is flagellated zoospore. देखिए अलगी का जो थैलस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं। अलगी का जो थैलस है उसमें सेल बहुत सारे हैं, मिलियंस से बिलियंस ऑफ सेल्स है। मल्टी सेलुलर अलगी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हर सेल हैप्लॉइड स्टेट में होता है, एक भी सेल डिप्लॉइड स्टेट में नहीं है अलगी के थैलस में। और अलगी के थैलस को स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसमें हर एक सेल हैप्लॉइड स्टेट में प्रेजेंट है। उन्हीं सभी हैप्लॉइड सेल्स में से एक हैप्लॉइड सेल स्पेशल टाइप का है जिसमें न्यू थैलस फॉर्म करने का एबिलिटी होता है, और उस स्पेशलाइज्ड हैप्लॉइड सेल को नाम दिया जाता है ज़ूस्पोर, जिसके पास में फ्लैजेला भी होते हैं। एंड यू नो दैट फ्लैजेला आर द लोकोमोटरी ऑर्गन। मान लीजिए ज़ूस्पोर है, इसके पास में फ्लैजेलाज हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला ज़ूस्पोर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड by receiving the favorable situations, this zoospore germinate and form the new thallus. That is reproduction occur through the zoospore. Okay. Next type of reproduction in the chlorophyce is sexual reproduction. Sexual reproduction are of three types: isogamous. Some members show unisogamous type of reproduction, and third and last, you know, it is a oogamous type of reproduction. कुछ मेंबर्स आइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करते हैं जैसा कि कैलामाइडोमोनास, कुछ मेंबर अनआइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेंगे
जैसे कि यूडोरीना विच इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, और कुछ मेंबर oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स इज आल्सो मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। तो एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। सो दिस आर ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स, asexual reproduction by flagellated zoospore, sexual reproduction are of three types, isogamous calamidomonas, anisogamous eudorina, oogamous volvox, completely याद रखिएगा। Now last subtopic of this chlorophycy is examples, इसी के नीचे दर्ज कर देता हूं, that is fifth subtopic। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, एग्जाम में पूछता है, ये छोड़ना नहीं, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। तो 5 एग्जाम्पल्स याद रखिए। फर्स्ट इज कैलामाइडो मोनास एंड सेकंड इज कैरा। कैरा दोनों नाम सी से आते हैं इसलिए एक जगह जमा कर दिया हूं। नेक्स्ट इज यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, इनकी जोड़ी है दोनों की, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये जोड़ी टूटने नहीं देना। हमने मल्टीसेलुलर फिलामेंटस के एग्जाम्पल में भी ये दो एग्जाम्पल देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा, ओके। एंड लास्ट इज वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स को तो हमने oogamous में भी मैंने ओरली बोला हूं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। तो वॉलवॉक्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ग्रीन अलगी। सो देयर आर 5 एग्जाम्पल, सैकड़ों हैं, लेकिन हमको जो सिलेबस में दिया है उस पर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए 5 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कैलामाइडोमोनास, कैरा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड वॉलवॉक्स। ओके, एक बार रिवाइज कीजिए। कैलामाइडोमोनास, कैरा, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड वॉलवॉक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन अलगी। तो ये यहां पर ग्रीन अलगी मतलब क्लोरोफाइसी कंप्लीट हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने चार्ट में कंप्लीट स्टडी आपकी हो जाती है, बहुत ही शॉर्ट में आप कंप्लीट क्लोरोफाइसी लिख सकते हैं। एक पॉइंट है जिसमें सेल वॉल का जिक्र किया हुआ है। तो सेल वॉल ऑफ द अलगी आर मेड अप ऑफ 2 कोटिंग। तो फॉर एग्जांपल दिस इज सेल वॉल, आउटर इज पेक्टिन एंड इनर इज सेल्यूलोज। तो यहां पर आप लेबलिंग कर सकते हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 मटेरियल, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ओके, तो सेल वॉल का भी पॉइंट यहां पे अपना कवर हो चुका है। नंबर ऑफ फ्लैजेलास, zoospore or sexual gametes, that is male and female gamete, may contain 2 to 4 spores, 2 to 8 flagella, and these flagella are equal in length. देखिए फियोफाइसी फैमिली जो आने वाली है, क्लास, फैमिली तो एंजियोस्पर्म में होती है, यहां पर फियोफाइसी को क्लास कहना पड़ेगा। तो फियोफाइसी जो क्लास हम अभी स्टडी करेंगे उनमें फ्लैजेला अनइक्वल लेंथ के होते हैं। क्लोरोफाइसी के मेंबर में फ्लैजेला इक्वल लेंथ के होते हैं। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, याद रखना जरूरी है। और रोडोफाइसी जो तीसरी क्लास हम पढ़ेंगे उसमें फ्लैजेला होते ही नहीं है। क्लोरोफाइसी इक्वल फ्लैजेला मींस लेंथ ऑफ द फ्लैजेला आर इक्वल, फियोफाइसी अनइक्वल फ्लैजेला, रोडोफाइसी नो फ्लैजेला। तो 2 to 8 flagella are present on zoospore as well as gametes. Flagella are equal and this flagella occupying the apical position. Apical position, for example हमारा हेड है, इसके ऊपर अपेक्स के ऊपर हेयर्स हैं। ओके, सेम इसी तरह जो स्पोर रहेगा या जो गैमेट रहेगा उसके अपेक्स के ऊपर स्पोर रहेंगे, फ्लैजेला रहेंगे। यहां पे मैं हर साइड में ड्रॉ किया हूं, इसलिए यहां से इनको रब कर देना पड़ेगा। सिर्फ एक साइड में ही फ्लैजेला करेक्ट होते हैं, लाइक दिस। तो दिस आर द अपाइकल इक्वल लेंथ ऑफ द फ्लैजेला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लास इज ब्राउन अलगी। द साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्राउन अलगी इज फाइसी, फियोफाइसी।
Phaeophyce is also called as brown algae. So why it is called as brown algae? Because Phaeophyce contain chlorophyll A as well as chlorophyll C, कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट. देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट ये कि कैरोटेनॉइड जो मैं वर्ड अभी लिखा हूं इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल दोनों पिगमेंट इंक्लूड होते हैं, लेकिन बुक में उसने कैरोटेनॉइड लिखा है और कैरोटेनॉइड के साथ साथ ज़ैंथोफिल अलग से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप सभी पिगमेंट याद रखिए. एंड द मोस्ट यूनिक पिगमेंट in the members of Phaeophyce is fucoxanthin pigment, okay, which is responsible for brown coloration, and xanthophyll is responsible for yellow coloration. Okay, next thing, color of the members. Phaeophyce में जितने मेंबर्स आते हैं उन मेंबर्स के अलग अलग कलर्स होते हैं. These colors are vary from olive green to dark brown. Olive green to dark brown. ये कलर वेरिएशन है विद इन द मेंबर्स ऑफ Phaeophyce. मान लीजिए 100 मेंबर है तो 10 मेंबर ऑलिव ग्रीन रहेंगे, फिर उससे डार्क रहेंगे, फिर उससे डार्क रहेंगे, और सबसे एक्सट्रीम कलर रहेगा डार्क ब्राउन. एंड दिस वेरिएशन इन द कलर इज ड्यू टू the amount of xanthophyll which is present in the Phaeophyce. कलर डिसाइड कौन करता है? कलर डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ xanthophyll. ये पूछता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन. ओके, एंड फ्यूकोजैंथिन इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट जितना ज्यादा xanthophyll रहेगा येलोनेस उतना ज्यादा रहेगा और ग्रीननेस भी है, तो येलो और ग्रीन मिलकर के ब्राउन कलर फॉर्म कर देते हैं, और फ्यूकोजैंथिन कांस्टेंट अमाउंट में हर मेंबर के अंदर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा. नेक्स्ट सब टॉपिक लेते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउन अलगी, साइज एंड फॉर्म ऑफ द मेंबर. साइज एंड फॉर्म. ओके, तो देखिए Phaeophyce क्लोरोफाइसी से एडवांस क्लास है, इसमें यूनिसेल्यूलर मेंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता. एक भी मेंबर यूनिसेल्यूलर नहीं रहेगा, सबके सब मेंबर मल्टी सेल्यूलर रहेंगे. मल्टी सेल्यूलर में कुछ मेंबर ऐसे भी रहेंगे जिनमें डायरेक्टली छोटी छोटी ब्रांचेस रहेंगी, उसे कहा जाएगा सिंपल ब्रांच्ड फॉर्म. कुछ मेंबर ऐसे रहेंगे जिनके अंदर प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगी, और कुछ मेंबर फिलामेंटस फॉर्म रहेंगे. मल्टी सेल्यूलर बट फिलामेंटस means cells are arranged in a line. So multicellular filamentous का एग्जाम्पल जो बुक में दिया है एक्टोकार्पस, ये आपको याद रखना है. एक्टोकार्पस is a member of Phaeophyce and it is multicellular filamentous. कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है, उसे कहते हैं प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म. सिंपल ब्रांच यानी बहुत कम ब्रांचेस, प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी बहुत सारी ब्रांचेस. प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म जो होते हैं वो मैसिव प्लांट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी जो बड़े एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके साइज के इतने ये मेंबर्स रहेंगे. एंड दिस मैसिव प्लांट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड एज कैल्प्स, which may having the length of up to 100 meters. So kelps are belong to the Phaeophyce. इनकी हाइट 100 मीटर तक हो सकती है. जैसे कि दो एग्जांपल्स में यहां आपके सामने लिख देता हूं. एक मेंबर होता है 40 मीटर्स का जिसका नाम है मैक्रोसिस्टिस. मैक्रोसिस्टिस बोलिए एक बार, मैक्रोसिस्टिस. और दूसरा एग्जाम्पल यहां पे नोट करता हूं, 60 मीटर जिसकी लेंथ होती है उस कैल्प का नाम है नेरियोसिस्टिस.
तो दोनों नाम क्या है, सिस्टिस तो कॉमन है, एक ही नाम है पूरा, मैक्रोसिस्टिस, नेरियोसिस्टिस, बोथ आर द केल्प, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, बिलोंग्स टू द फियोफाइसी। ओके, अब यहीं पर हम एक टॉपिक ले लेते हैं कि भाई अगर फियोफाइसी के मेंबर मैसिव प्लांट बॉडी लाइक मेंबर्स हैं, यानी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनके बॉडी पार्ट 3 हिस्सों में डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं। पहला पार्ट, फॉर एग्जांपल ये पत्थर है, दिस इज स्टोन, और दिस स्टोन इज also called as substratum। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है वो प्लेस, वो जगह जहां पर अलगी अटैच होगी, अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए अटैच होगी। तो मान लीजिए कि पत्थर के ऊपर अलगी अटैच होगी और ऊपर पूरी बॉडी है, तो पत्थर को आप क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेटम। अलगी का पार्ट जो सबस्ट्रेटम पर कनेक्टेड रहेगा, इस अलगी को मैं पिंक कलर की पेन से ड्रॉ करता हूं ताकि इजीली डिफरेंशिएट हो सके। तो मान लीजिए कि अलगी का पार्ट है जो सबस्ट्रेटम पे कनेक्टेड है, तो इस पार्ट को नाम दिया जाएगा होल्ड फास्ट। द पार्ट ऑफ kelp which attach with the substratum is called as hold fast। hold fast से ऊपर स्टेम की तरह एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रहेगा, एक इलोंगेटेड स्टॉक रहेगी, एंड दिस इलोंगेटेड स्टॉक इज नोन एज स्टाइप। ओके, और स्टाइप के ऊपर लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन रहेंगे। These leaf-like structures are called as frond। देखिए मैं फिर से क्लियर कट रिवाइज करता हूं। फियोफाइसी के जो कैल्प मेंबर होते हैं, सभी मेंबर कैल्प नहीं होते। फियोफाइसी में सिर्फ कुछ मेंबर कैल्प होते हैं, और उन कैल्प की बॉडी 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड होती है, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। होल्ड फास्ट इज अ पार्ट विच इज अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, stipe is stem-like structure, and fronds are the leaf-like structure which perform photosynthetic activity. Okay, now next, food material. In this, in the members of Phaeophyce, food material is stored in the form of laminarin, which is a complex form of carbohydrate, and second food material is stored in the form of mannitol। ग्रीन अलगे में कौन सा फूड था भाई, प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट। फियोफाइसी में कौन सा फूड स्टोर्ड है, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। याद रहेगा, गुड, वेरी गुड। सेल वॉल, सो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोजिक मटेरियल। सेल वॉल जो रहेगी वो सेल्यूलोजिक मटेरियल से बनी हुई है, बट दैट सेल्यूलोजिक सेल वॉल इज सराउंडेड बाय और कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय, फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल को आउटसाइड से कवरिंग हो चुकी है, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज अल्जिन। कवरिंग इज कॉल्ड एज अल्जिन, and this algin act as a gelatin substance, gelatinous substance, यानी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो सेल के अंदर वाटर को नहीं जाने देगा। सेल के अंदर सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल है, और वैक्यूल के सामने की डायरेक्शन में न्यूक्लियस है। मींस दिस सेल कंटेन सेंट्रली लोकेटेड vacuole plus nucleus। This is the protoplasmic content of the Phaeophyce। Okay, Phaeophyce के पिगमेंट हमने स्टडी किया, Phaeophyce का फूड स्टडी किया, Phaeophyce का साइज और फॉर्म स्टडी किया। अब हम रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सो इन Phaeophyce reproduction are takes place by those 3 methods which are already existed in the Chlorophyce। वही 3 मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन के
एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड इज asexual reproduction, and third one is sexual reproduction. Vegetative reproduction is taking place only through fragmentation. Asexual reproduction takes place due to the presence of biflagellated zoospore. This zoospore looks like pear. pear मतलब जो मोती होता है उस शेप का zoospore रहेगा, तो zoospore is pear shaped. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फियोफाइसी को क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी से डिफरेंशिएट करता है. बाइफ्लैजिलेटेड zoospore pear shape. Sexual reproduction are of three types. Isogamous, it may be unisogamous, and third is oogamous. यानी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ग्रीन अलगी में हम लोगों ने लिखा था. Gametes are flagellated and these gametes are pyriform. यहां पे लिख देता हूं, gametes सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट कंपलसरी हैं, and these gametes are pyriform gamete, and pyriform gamete are also looks like pear shaped structure. तो देखिए zoospore भी pear shape है और gametes भी pear shape structure में present होते हैं. So these are the three mode of reproduction in the Phaeophyce. Phaeophyce का zoospore और जो gametes है वो flagellated है. So two flagellas are present. क्योंकि हमने यहाँ पे बायफ्लैजिलेटेड zoospore लिखे ना, तो टू फ्लैजिलेटेड और टू फ्लैजेलास प्रेजेंट. दिस टू फ्लैजेला आर अनइक्वल इन लेंथ एंड दे आर लेटरल. लेटरल मतलब साइड वाइज. तो मान लीजिए कि ये zoospore है, एक फ्लैजेला लेफ्ट साइड में रहेगा लॉन्गर और एक शॉर्टर राइट साइड में. तो इट इज बायफ्लैजिलेटेड एंड बोथ फ्लैजेलास आर अनइक्वल इन साइज. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, तो लास्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग टू द एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल हम यहीं पर जस्टिफाई कर लेते हैं कौन से मेंबर्स हैं फियोफाइसी में. तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है. एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ओके, फ्यूकस, सार्गैसम, लेमिनेरिया. These are the examples of brown algae. और कुछ एग्जाम्पल्स अगर हो गए तो वो भी आप बुक में से देखिए. ईच एंड एवरी पॉइंट को, हर वर्ड को बल्कि बहुत अच्छे से याद रखिए. रोडोफाइसी क्लास हम कल लेक्चर में स्टडी करेंगे. और एक बात बच्चों कि हो सकता है कि कल लेक्चर में या परसों के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ स्पीच दूं या लेक्चर दूं. तो आपके जितने साथी हैं उन सबको कहिए कि कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें, कल और परसों का 2 लेक्चर्स. ओके, थैंक यू वेरी मच.